हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है सॉल्यूशंस चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। तो करीबन इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपन ने 10 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। आज अपना लेक्चर्स नंबर 11 रहने वाला है, 11 नंबर लेक्चर्स अपना होगा। तो आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब। क्या पढ़ने वाले हैं? वाष्प दाब। इस टॉपिक को मैं एक अलग लेक्चर्स में पढ़ाने का रीजंस ये है क्योंकि आगे चल के जो अपन 2 से 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है, वहाँ पे वाष्प दाब आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? वाष्प दाब। और भी जैसे एक राउल्ट्स का नियम जो आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो वो भी इसके बाद वाले ही लेक्चर्स में रहने वाला है। राउल्ट्स का नियम वो भी वाष्प दाब पे क्या है, आधारित है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको वाष्प दाब के बारे में पता होना चाहिए, इस वजह से सेपरेट अपन इस लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। वाष्प दाब आपने कहीं ना कहीं 9th 10th और 11th क्लास में कहीं ना कहीं ये शब्द भी सुना होगा, इसका मतलब भी आपको पता होगा। और फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आइडिया नहीं होगा कि वाष्प दाब क्या होता है, तो उसको इस लेक्चर्स में अपन पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर्स के बाद में जो 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपको वाष्प दाब में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्टली अपन अब स्टार्ट करते हैं क्या, वाष्प दाब। वाष्प दाब इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ये अपना लेक्चर्स रहने वाला है। इस टॉपिक्स पे इसको अपन कवर करते हैं। देखो सिंपली आप बात करो तो कहीं ना कहीं वाष्प दाब माइंड में आते ही आप उसके बारे में ये सोचते हो कि जो कोई वाष्प है, जैसे लिक्विड होता है, मोस्टली लिक्विड की वेपर बनती है, वाष्प बनती है, और उस वाष्प के द्वारा डाला गया दाब, इतना आपके माइंड में आता है। पर अपन को 12th के हिसाब से थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ना है वाष्प दाब क्या होता है, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स आपको इसी से समझ में आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली बात करें तो वाष्प हमेशा अपन लिक्विड की मान के चलते हैं। जो द्रव होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, गर्म करने पे वाष्प बनती है उसकी। पर कुछ ठोस पदार्थ भी होते हैं जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, वाष्पशील होते हैं ना, तो उसकी भी क्या बन जाती है, वाष्प बनती है। पर मुख्यतः अपन द्रव से रिलेटेड बात करेंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पे इसका शाब्दिक अर्थ तो आप देख सकते हो, वाष्प के द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से अपन लिखना चाहिए तो ऐसा लिख सकते हैं, किसी द्रव की वाष्प द्वारा, किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर डाले गए दाब। क्या लिखा है मैंने? किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब मतलब वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। दाब को वेपर प्रेशर कहते हैं। इतना सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर डाले गए दाब को। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आप इसको डिफाइन करते समय अपन ये मान सकते हैं द्रव है, उसको गर्म करेंगे वाष्प, और वाष्प के द्वारा डाला गया दाब। पर आप ये उसकी सतह मतलब जो द्रव होगा उसकी सतह पर द्रव की वाष्प द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। ये इस डेफिनेशन का मतलब है। इस डेफिनेशंस को और अपन स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे। कुछ मैं यहाँ पे शब्द ऐड करूँगा, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो लिखते क्यों है, उसका मतलब क्या है। तो सिंपल सा देखो, अपन एक कंटेनर बनाते हैं, एक पात्र बनाते हैं। ये एक पात्र मान लो, ये क्या है कि कंटेनर है आपका। इस कंटेनर में मैं द्रव भर देता हूँ, ये आपका पानी ही मान सकते हो आप, जल अपन ने यहाँ पे भर लिया है। ये अपन ने इसमें वाटर भर रखा है, पानी है आपका, ठीक है, आपको पता है पानी है। तो ये द्रव अवस्था में होता है, अपन लिख सकते हैं द्रव। और क्या ले रखा है अपन ने, जल ले रखा है यहाँ पे। क्या ले रखा है, जल। अब अपन इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब गर्म बर्नर की सहायता से कर सकते हैं, मतलब इसको अपन ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और ये किसी बर्नर के द्वारा अपन इसको गर्म करते हैं। अब आपको भी पता है, आपने भी डेली लाइफ में देखा होगा कि पानी को अपन गर्म करते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो क्या हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। अपन जैसे गर्म करते हैं, जैसे पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसकी वेपर दिखती है आपको, वाष्प दिखती है, ठीक है। तो उसी की अपन बात कर रहे हैं। जब अपन इसको गर्म करेंगे तो क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, वाष्प। ये इसकी क्या बन जाएगी, वाष्प। ये वाष्प बन चुकी है, इसको गर्म करेंगे तब अपन। पर इस प्रोसेस में क्या होगा, देखो अपन ने डेफिनेशंस में लिखा है द्रव की वाष्प द्वारा,
जैसे ही गर्म करा वाष्प बनना स्टार्ट हो गया, और वाष्प किस में जाना स्टार्ट हो गई, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जाना स्टार्ट हो गई। उस वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पे कोई प्रेशर नहीं लगेगा। अब क्या होता है, जैसे ही गर्म कर रहे हो वाष्प बन रही है, वो निकल के बाहर जा रही है, कोई दाब तो लग ही नहीं रहा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करते हैं अपन, पात्र को बंद कर देते हैं। इसको क्या किया अपन ने, बंद कर दिया। तो ध्यान रखना जब भी ये डिफाइन करेंगे तो पात्र क्या होना चाहिए आपका, कंटेनर अपन ने बंद कर दिया है। अब जैसे अपन इसको बंद किया, वाष्पन तो हो रहा था, जैसे देखो मैं एक एरो के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, इस प्रोसेस को वाष्प बनना उसको अपन बोल सकते हैं वाष्पन। दिखे नहीं दिख रहा है इधर, अपन इसको लिख देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन या वाष्प बन रही है। और कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे देखो ये वाष्प के कण है, ये कहीं ना कहीं गैसेज फेज में ही मान लो आप, इसको अपन इससे टकराएंगे, ये वाष्प के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, इस पात्र की सतह से टकराते हैं, और टकराने के बाद में इनका क्या होता है, संघनन होता है। मतलब ये एक दूसरे के पास आते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव में। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, संघनन। इसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। ये प्रोसेस है आपका, इसको संघनन बोलते हैं। ठीक है, वाष्पन और संघनन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, गर्म कर रहे हैं, वाष्प बन रही है, उससे सतह से टकरा रहा है, वापस कंडेंस हो रहा है, और वापस लिक्विड में आके वो बूंदे गिर रही है पानी की। जैसे अपने प्रेशर कुकर में देखा होगा, या फिर अपन जैसे भगोनी वगैरह होती है, पानी गर्म करते हैं, उसको ढक देते हैं किसी बर्तन के या थाली वगैरह के, प्लेट वगैरह की सहायता से, तो उस पर देखना आपको जल की बूंदें दिखाई देती हैं। तो वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही क्या होती है, लिक्विड। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब ये प्रोसेस चलेगा तो इस प्रोसेस में एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी अराइजेज हो जाएगी जिसमें आपका क्या है, जो वाष्पन है, मैं लिख देता हूं ये वाष्पन, वाष्पन की दर। अब इसको वाष्पन की दर या फिर वेग भी बोल सकते हो, ये बराबर हो जाता है किसके, संघनन की दर, इसके बराबर हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं ना कहीं ये एक अभिक्रिया ये हो रही है, ये बैक साइड में हो रही है। वाष्पन और संघनन दोनों का वेग समान हो गया, तो ये वाली कंडीशंस क्या हो जाती है, इस कंडीशंस पे अपन बात कर ले तो दोनों प्रोसेस किस में होते हैं, साम्य अवस्था में। किस में होते हैं, साम्य अवस्था में। कहीं ना कहीं 11th में आपने साम्य अवस्था पढ़ी होगी, जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रियाओं का वेग क्या हो जाता है, समान। और आपने वहाँ पे कुछ कंडीशंस भी पढ़ी होंगी कि साम्य कब स्थापित होता है, तो उसमें आपने 2-3 कंडीशंस पढ़ रखी होंगी कि आपका पात्र क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जो भी आपकी रिएक्शंस होती हैं वो क्या होनी चाहिए, बंद पात्र में होनी चाहिए। इसमें होनी चाहिए बंद पात्र में, क्योंकि साम्य हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में क्या होता है, स्थापित होता है। जो अभिक्रिया अग्र दिशा में और पश्च दिशा में दोनों में चलती हैं। तो देखो इस डेफिनेशंस को स्टैंडर्ड डेफिनेशंस बनाने के लिए ये कंडीशंस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब अपन को पता चल गया, पात्र अपन क्या लेंगे, बंद लेंगे, उसमें वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो जाएंगी, समान होंगी एक पॉइंट पे। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। उसी को अपन क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। तो अब ये बंद पात्र, संघनन, वाष्पन, इतने प्रोसेस लिखने से अच्छा है अपन सीधा क्या लिख दे, साम्य अवस्था। तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर। ये आपको डेफिनेशंस में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, साम्य अवस्था पर। और साम्य अवस्था को और भी आप जानना चाहो तो पता चल गया किस किसके बीच में होती है साम्य अवस्था। यहाँ पे क्या है आपका वाष्प या जल वाष्प बोल सकते हो, यहाँ पे क्या है आपका द्रव। तो ये बोल सकते हो यहाँ पे आप द्रव और जल, द्रव और वाष्प, ये भी आप बोल सकते हो। इन दोनों के बीच में क्या होती है आपकी साम्य अवस्था स्थापित होती है। तो डेफिनेशंस, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस क्या हो गई आपकी, साम्य अवस्था पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर डाले गए दाब को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। अब यहाँ से जैसे जैसे प्रोसेस होगा, ये वेपर है तो ये धीरे धीरे क्या करेगी, इस सतह पे, ये मान लो कि ये सतह है आपकी, तो इस सतह पे क्या डालती है, ये दाब डालती है। ये मान लो कि ये वेपर थी, इसके द्वारा इस सतह पे, ये क्या है जल की सतह है, इस सतह पे क्या डालेगा, प्रेशर, और इसी दाब को क्या बोल देते हैं यहाँ पे अपन, वाष्प दाब, वाष्प दाब। इतना आपको पता होना चाहिए। परिभाषा से ही काम नहीं चलने वाला, इसका मतलब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब आगे चल के कॉन्सेप्ट आएंगे तो आप इसको जान लो अच्छे से, ठीक है। ये आपका क्या है, वाष्प दाब। अब बात कर लेते हैं आगे चल के। देखो कंडीशंस ध्यान रखना, बंद पात्र होना चाहिए, ये दर समान होनी चाहिए, मतलब साम्य अवस्था। ये इतना सा शब्द ही इस सारी रामकथा को बता रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वाष्प दाब। अब आगे चल के अपन पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, या वाष्प दाब निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो क्या अपन पढ़ने वाले हैं, अपन
वाष्प दाब, यहाँ पे एरो का साइन लगा के अपन लिख सकते हैं, जो वाष्प दाब है निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। बस इतना सा आप ध्यान दे लो, जो आपका वाष्प दाब है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। उसमें अपन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो आप ये द्रव पदार्थ ले रहे हो ना, यहाँ पे ये द्रव है, लिक्विड है आपका, वो उसकी प्रकृति पर है। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट है द्रव की प्रकृति पर, नेचर ऑफ लिक्विड। आप चाहो तो लिख सकते हो नेचर ऑफ लिक्विड। जो आपका लिक्विड होगा वो किस टाइप का है, उसका नेचर कैसा है, उस पर निर्भर करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ लिक्विड पदार्थ आपके क्या होते हैं, बहुत जल्दी वाष्पशील हो जाते हैं, मतलब वोलेटाइल मतलब वाष्पित होने का उसमें गुण है, क्या होता है, अधिक होता है। और वो किस पे निर्भर करता है उसको अपन जान लेंगे। जैसे जो द्रव है आपका बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है या वाष्पशील होता है, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे अपन एक पानी की बात कर लें और एक पेट्रोल आपने देखा होगा, पेट्रोल को अपन खुला रख दें तो वो वेपराइज हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। पानी भी होता है पर पानी पेट्रोल के कंपेरिजन में कम होता है। तो यहाँ पे पहले अपन पढ़ते हैं द्रव की प्रकृति। ये इसमें लिया है ना, ये किस टाइप का है, तो इसमें आप सिंपल सा ध्यान रखना है। जैसे ये द्रव अपन ने ले रखा है, ये मान लो कि यहाँ पे इसी को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है ना, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो उसको मैं एक डॉट को ऐसे बना देता हूँ, ये रहा, और एक डॉट आपका ये रहा। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स था, इसके दो अणु अपन ने ले लिए हैं, तो इसके मध्य ये आकर्षण बल है, ये एक अणु है और ये दूसरा अणु है। जैसे H2O के अणु मान लो, इन दोनों के मध्य ये आकर्षण बल है। अरे दो, जैसे वाटर है ये, इसमें जल के अणु होते हैं और उन अणुओं के मध्य के आकर्षण की बात कर रहे हैं। इन दोनों के मध्य क्या है, ये आकर्षण, क्या है, आकर्षण बल, इसकी बात कर रहे हैं। ये दोनों अणु अपन ने पढ़ा है ना, ठोस, द्रव और गैस। जैसे इनके अंतराण्विक आकर्षण बल होता है ना, अणुओं के मध्य आकर्षण बल, ठोस में बहुत ज़्यादा होता है तो बिल्कुल पास पास होते हैं, ये लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है तो थोड़े दूर होते हैं, और गैसेज में बहुत कम होता है तो बहुत ही दूर होते हैं। तो ये आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा उतने ये मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से बंधे होंगे, एक दूसरे से बंधे होंगे। तो अपन लिख सकते हैं इस दोनों के बीच में है तो इसको बोलते हैं अपन अंतराणुक। क्या बोलते हैं, अंतराणुक आकर्षण बल। इंग्लिश में बात करें तो क्या है, इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स। जैसे आपने हाइड्रोजन बंध भी देखा हो, वो भी इसी टाइप का है, दो अणुओं के मध्य क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, अब इसी की बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान रखना जो आपका वाष्प दाब है, क्या है, वाष्प दाब। वाष्प दाब व्यतकर्मानुपाती होता है किसके, अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल, इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो, इतना ही लिख देता हूं मैं, अंतराणुक आकर्षण बल के। अब जैसा आप ध्यान लगाओ, ऐसा क्यों बन रहा है, ये फॉर्मूला या ये संबंध क्यों बन रहा है, इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हो इस डेफिनेशन से लॉजिकली। देखो अब ध्यान देना, इसमें जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल्स, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसके मध्य जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा तो अपन हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो इसके जो जल के अणु हैं ये वेपराइज होंगे। वेपराइज होने से पहले क्या होगा, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वाष्प बनने की कोशिश करेगा, पर ये वाला मॉलिक्यूल्स आकर्षण बल के द्वारा इसको बांधे रखेगा, अपनी तरफ अटैक करके रखेगा, तो वो शीघ्रता से बाहर नहीं निकलेगा। जितना ज़्यादा आकर्षण बल होगा उसकी वाष्प क्या बनेगी, वाष्पन क्या होगा, कम होगा, वाष्प कम बनेगी तो उसका जो ये प्रोसेस है ये कम होगा, और वाष्प जितनी कम बनेगी, सपोज करो जितना अट्रैक्ट करके रखेगा वाष्प उतनी कम बनेगी, और वाष्प कम बन रही है तो वाष्प के द्वारा डाला गया दाब भी क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखना, अंतराण्विक आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा वाष्प दाब उतना ही कम होगा। कारण आप बता सकते हो, अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो वाष्पन कम होगा, वाष्प कम बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प के द्वारा डाला गया दाब भी क्या होगा, कम होगा। जैसे अपन बात कर लें, अब इसको रिवर्स तो आप लिख ही सकते हो कि अंतराण्विक बल जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा वाष्पन, और वाष्प दाब उतनी ही ज़्यादा।
जैसे अपन बात कर ले जो आपका एथेनॉल होता है, पूछ लिया जाए एथेनॉल, जैसे आपसे क्वेश्चंस कर ले एथेनॉल दे दे और वाटर दे दे, किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, तो क्वेश्चंस का आंसर आपका रहेगा एथेनॉल। उसको जानेंगे क्यों होता है। देखो यहाँ पे एथेनॉल का वाष्प दाब, एथेनॉल का वाष्प दाब, एथेनॉल का वाष्प दाब जल की अपेक्षा क्या होता है, जल की अपेक्षा अधिक होता है, जल की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है। ये अपने आप में क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। अब ध्यान दो क्यों होता है और इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है अपना अंतराण्विक आकर्षण में। अब सपोज कर लो एक बार जो एथेनॉल है आपका, फर्स्ट कंटेनर अपन ले रहे हैं, इसमें एथेनॉल भर के मानते हैं, तो एथेनॉल आपका ये होता है CH3 CH2OH, यही होता है ना। इसको चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ये कंटेनर में भरा हुआ है, ये पात्र है आपका, ये मान लो इसमें एक मॉलिक्यूल्स तो है नहीं, लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है एक मोल में ही क्या होते हैं 6.23 × 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं आवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो इसमें ये मान लो कि और भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लो CH2 CH2O और यहाँ पे H, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के मध्य अपन को क्या देखना है, आकर्षण बल। ऐसा ही अपन एक दूसरा कंटेनर लेंगे, उसमें क्या है आपका पानी मॉलिक्यूल्स, क्या भरा हुआ है H2O, ये भी क्या है आपका H2O भरा हुआ है उसमें, ये मान लो ये दूसरा कंटेनर है आपका। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आप चेक करो कि किन मॉलिक्यूल्स में आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखो अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रखा होगा, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना, अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि दो मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या था कि दो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने पे एक साइड से तो सहसंयोजक बंध से और दूसरे साइड से एक आकर्षण बल से जुड़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं H बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखने का तरीका थोड़ा सा इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो ये आकर्षण बल हो गया ना यहाँ पे। अब इसमें देखो दो मॉलिक्यूल्स के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बस यही है, अरे बॉन्डिंग हो सकता है ना, क्योंकि एक एथेनॉल अणु के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है पर एक बॉन्ड बन रहा है उसमें। यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी आपकी, जैसे लिखने का तरीका थोड़ा सा इसको मैं इधर लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो ये क्या हो गया आपका H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये H बॉन्डिंग। तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और आपके एटम भी दोनों क्या है सेम है, तो सेम स्ट्रेंथ सेम पावर वाली क्या होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर इसके मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक ही होता है, तो जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी, तो वो H2O में होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे और मॉलिक्यूल्स आएगा, जैसे ये है आपका, तो ये इधर बॉन्डिंग भी कर सकता है। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, यहाँ पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल्स दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन बोल सकते हैं, या हिंदी में बोले तो हाइड्रोजन बन है तो ज़्यादा बनता है इसकी तुलना में। यहाँ पे एक ही बन रहा है, चाहे अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल्स लिख लो CH2, यहाँ पे CH2OH, देखो ये इसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना, एक ही बॉन्ड बनता है, इसमें दो बनते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रख सकते हो आप, जो कारण भी लिख सकते हो। अब कारण में आप क्या बता सकते हो कि जो एल्कोहल है H2O है, H2O में H बॉन्डिंग क्या होती है, या एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग होती है, किससे ज़्यादा होती है एथेनॉल से। एथेनॉल से क्या होती है ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी ना ले क्या हो तो आप ये बोल सकते हो प्रबल आकर्षण बल होता है अणुओं के मध्य। समझ में आ गया रीजंस आपको, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट कारक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कारक द्रव की प्रकृति हो चुका है, दूसरा अपन बात करते हैं ताप की। किसकी बात करते हैं, ताप की बात करते हैं। अब जैसा कि देखो यहाँ पे सिंपली आप ध्यान रखना कि अपन जिसको गर्म करते हैं, जैसे ये पानी है, इसको ज़्यादा तापमान पे अपन गर्म करेंगे, पानी को ज़्यादा तापमान पर अपन गर्म करेंगे तो उसकी वाष्पन की दर भी क्या होगी ज़्यादा होगी। और वाष्पन की दर का मतलब कहीं ना कहीं वाष्प क्या बनेगी ज़्यादा बने। एक कम ताप पे गर्म कर रहे हैं और इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं तो वाष्पन ज़्यादा होगा और वाष्प भी ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा उसका ज़्यादा। तो सिंपल लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी
वाष्प दाब भी बढ़ता है, वाष्प दाब भी बढ़ता है। उसका कारण लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर क्या होती है, वाष्पन की दर बढ़ती है, वाष्पन की दर क्या होती है, बढ़ती है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्पन की दर बढ़ेगी। देखो सिंपल सा है, जब आप ताप बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा बढ़ रही है, और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो ये मॉलिक्यूल्स जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वाष्प बनने की कोशिश करेगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा आप लिख सकते हो, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं थर्ड फैक्टर। थर्ड फैक्टर क्या है, अवाष्पशील। ये आगे काम आने वाला है आपका, अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या मैटर, नॉन वोलेटाइल मैटर। ये अवाष्पशील पदार्थ, ये कैसे प्रभावित करता है वाष्प दाब को, इसको थोड़ा लॉजिकली जानना। देखो अवाष्पशील पदार्थ, तो सिंपली अपन बात करेंगे ऐसा पदार्थ जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है। सामान्यतः अपन बात करें तो ठोस पदार्थ क्या होते हैं, अवाष्पशील। तो देखो अवाष्पशील या नॉन वोलेटाइल पदार्थ, ये क्या है, अवाष्पशील, ठीक है ना, क्या है, अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति, अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति से जो आपका जो आपने लिक्विड ले रखा है, द्रव ले रहा है या विलायक ले रखे हैं, तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। सिंपल अपन लिख सकते हैं अवाष्पशील पदार्थ की उपस्थिति से या उपस्थिति से जो द्रव है उसके वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। सिंपल देखना, आपको एक लॉजिक भी बताता हूं मैं। जैसे पानी होता है, शुद्ध पानी अपन ले लें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स में मैं लिख दूँ जैसे करके, इसी पॉइंट को जैसे, और जैसे में मैं यहाँ पे ले लूँ शुद्ध पानी या शुद्ध विलायक बोल सकता हूँ मैं, शुद्ध विलायक। और विलायक में अपन क्या मान लें, यहाँ पे जल ले सकता हूँ मैं, ये आपका वाटर है, ठीक है। शुद्ध विलायक है, केवल पानी है उसमें, उसको अपन गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप मान सकते हो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर वो वाष्प बनेगी, उसका वाष्प दाब रहेगा। ऐसे अपन क्या कर रहे हैं, अब उस पानी में ही अपन नमक मिला दें। नमक क्या है, एक अवाष्पशील पदार्थ है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर अवाष्पशील पदार्थ कैसे नमक है, तो आप एक गर्म पानी लेना, उसमें नमक मिलाना, और अपन पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो सारा पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में। पर नमक उस पात्र में ही रह जाता है, कहीं ना कहीं नमक वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है। अतः नमक क्या होता है, अवाष्पशील पदार्थ। समुद्रों में आपने देखा होगा क्यारियाँ बनाई जाती हैं, पानी भर लेते हैं, पानी वाष्पित हो जाता है और नमक उसमें रह जाता है। तो दूसरा है अपन उसमें क्या कर रहे हैं, अपन नमक मिला रहे हैं, और नमक क्या है आपका, अवाष्पशील। तो यहाँ पे लिख दूं मैं अवाष्पशील विलययुक्त, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन, या फिर विलायक भी आप बोल सकते हैं ना, विलयन या फिर विलायक। ज़्यादा अच्छा बोलना विलयन है, क्योंकि उसमें विलय अपन ने मिला दिया है। तो इन दोनों में बताओ, एक शुद्ध जल है और एक ऐसा पानी है जिसमें नमक मिला हुआ है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं NaCl प्लस जल, वाटर, ये दोनों हैं। बताओ किसमें ज़्यादा होगा वाष्प दाब, क्योंकि ये क्या होगा, ये सिंपल सा ध्यान रखना, ये डब्बा ये कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है अवाष्पशील विलययुक्त विलयन या विलायक में। इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि अवाष्पशील विलय मिलाने पे क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। कमी कैसे आती है उसको अब जान लो एक बार। ये मैं कंटेनर यही ले लेता हूँ और यहीं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये अपन एक पात्र लेते हैं, ग्लास है आपका, ये मान लो, ठीक है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ये अपना सिंपल पानी था, शुद्ध विलायक, जो अपन ने यहाँ कंडीशंस मानी है, शुद्ध विलायक। अब इसमें अपन क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलय, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस पदार्थ मिला रहे हैं, जैसे नमक, इसका एग्जाम्पल से आपका नमक, ये मिला रहे हैं।
तो नमक के मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, सपोज कर रहा हूँ एक यहाँ है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी रख देता हूँ। ये इस तरीके से नमक के मॉलिक्यूल्स उसमें घुल जाएंगे। अब जैसे ही अपन इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो जल के अणु तो क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं, और नमक के नहीं होंगे। नमक क्या है, अवाष्पशील पदार्थ। तो देखो यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा और ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, पर बीच में कहीं ना कहीं आपके नमक के मॉलिक्यूल्स होंगे और इससे ये टकराएगा। क्या होगा, इससे ये टकराएगा और टकरा के अपनी गतिज ऊर्जा खो देगा और वापस कहाँ आ जाएगा, इस द्रव में ही आ जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस होगा, ये कहीं ना कहीं इनसे टकराता है। तो इनके टकराने से क्या होगा, वो अपनी वाष्पित होने से वाष्पित नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं वो एनर्जी लॉस करेंगे। तो उससे क्या होगा, अपन को ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। इन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी। तो एक तो नॉर्मली क्या था, वाष्प में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब कम ताप पे ही, गर्म करना मतलब टेम्परेचर, तो कम ताप पे ही वाष्पित हो रहा था वो, तो वाष्प ज़्यादा बन रही थी। अब उसमें अपन ने नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद में मॉलिक्यूल्स वाष्पित होने के लिए जा रहा है, पर वो उससे संघट्ट करके वापस द्रव में ही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं अपन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो संघट्ट करने के बाद में भी निकल जाए बाहर। तो इसी तरीके से शुद्ध का ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये मिलाने से क्या हो रहा है, उसकी वाष्पन की क्रिया में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है और वाष्प कम बन रही है। तो आपको 3 कारक आपको समझ में आ चुके होंगे। तो इनमें आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, ये बल जिसमें ज़्यादा, उसी को आपको जान लेना है। अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो वाष्प दाब कम बनेगा, जैसे एथेनॉल में और जल में। तो जल में क्या होता है, प्रबल या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किसके कंपेरिजन में, आपके एथेनॉल के कंपेरिजन में। दूसरा अपन बात कर लें, जैसे HCl है आपका, HCl। अब HCl दूसरा मॉलिक्यूल्स HCl है, तो इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक आकर्षण बल ही है, FON इनके बीच में होता है सामान्यतः, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इन एटम्स के बीच में कहीं हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये एक्सेप्शन कुछ स्पेशल कंडीशंस में है, ग्रुप विद्युत ऋणता वाले कंसेप्ट में। यहाँ ये क्लोरीन भी H बॉन्डिंग नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस और माइनस होता है, यहाँ पे आपका माइनस और यहाँ पे प्लस। तो इस तरीके के देखो, यहाँ पे प्लस को माइनस अट्रैक्ट करेगा और प्लस को ये वाला माइनस। तो ऐसे आकर्षण बल भी कंसिडर होते हैं, उनको वान डर वाल फोर्स बोलते हैं, जिसमें द्विध्रुवीय आघूर्ण इस टाइप के क्या होते हैं, बॉन्डिंग होती है। इनको डाइपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं, पर उस पर आपको नहीं जाना, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। 2 कोई ऐसे कंपाउंड दे दें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। जैसे जल और HCl में पूछ ले आपसे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके के आकर्षण बल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो प्रबल हो गया, और इसमें क्या है, दुर्बल है, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीनों पॉइंट समझ में आए, इनको तो आपको ध्यान ही रखना है, 12th में कहीं ना कहीं आगे आपको चल के काम में आने वाले। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन और 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। वो पॉइंट्स क्या है आपके, देखो इसके बाद में अपन एक पॉइंट ये और मान लेते हैं, जो क्वथनांक है आपका। क्वथनांक का तो पता होगा आपको क्या होता है, सिंपल में यहाँ लिखना चाहूँ, क्वथनांक, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। मैं BP लिख देता हूँ शॉर्ट में, बॉइलिंग पॉइंट। और इसका मीनिंग तो आपको पता होगा, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जो आपका वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब, या वायुमंडलीय दाब नहीं है तो आप बाह्य दाब भी बोल सकते हो, जो भी आपका बाह्य दाब है या बाह्य दाब। पर नॉर्मली अपन वायुमंडलीय दाब के रेफरेंस में इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो क्वथनांक का जिसको मतलब नहीं पता है, ज़्यादातर क्या सोचते हैं, वह ताप जिस पर द्रव उबलता है, पर एक स्टैंडर्ड आप 12th में हो तो थोड़ा ध्यान से, क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, वाष्प बनेगी, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर। उस ताप को क्या बोलते हैं, उस ताप को उस द्रव का क्या बोलते हैं, क्वथनांक। इतना सा ध्यान रखना, ये समझाने के लिए आगे चल के अपन इसको पढ़ लेंगे क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक क्या है, वह ताप
जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को उस द्रव के लिए क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं। इतना सा ध्यान रखना। अब ध्यान दो यहाँ पे क्वथनांक और वाष्प दाब, ध्यान दे लेना, ये है वाष्प दाब। क्वथनांक और वाष्प दाब में मैं आपको एक रिलेशंस बता देता हूँ। वाष्प दाब इनवर्सली होगा, क्या होगा, इनवर्सली होगा। कारण क्या है, क्वथनांक एक टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर जिस पे द्रव वाष्प में कन्वर्ट होता है, या उसकी वाष्प किसके बराबर हो जाती है, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर उसका वाष्प दाब हो जाता है। तो क्वथनांक, अब सपोज करना जैसे अपन एक तो H2O ले लें, जल है आपका, क्या है, जल है, जल का क्वथनांक आपको पता है कितना होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपको पता होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अपन बात कर ले दूसरा जो आपका एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग आपका कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। अब आप ही बताओ ज़्यादा वाष्प किसकी बनेगी। देखो एक कंटेनर में अपन क्या लेते हैं, एक कंटेनर में अल्कोहल ले लेते हैं, दूसरे कंटेनर में पानी, दोनों को गर्म करते हैं। अब जो आपका क्या होता है एथेनॉल, ये तो 78 डिग्री सेल्सियस ताप पे जाके वाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें क्या है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तब, तो कहीं ना कहीं गैप है ना, तो एथेनॉल की क्या होगी, वाष्प ज़्यादा बनेगी, इसकी वाष्प ज़्यादा बनेगी, किससे, H2O की वाष्प से ज़्यादा बनेगी। अब इसकी वाष्प से ज़्यादा बन रही है तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अपन ने पहले भी देखा था। अब ये क्यों होता है, ये इतना क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं अंतराण्विक आकर्षण बल पे ही डिपेंड कर रहा है क्वथनांक भी। तो देखो जितना ज़्यादा क्वथनांक होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, उतना ही कम। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल का तो 78 कम है किसकी तुलना में, H2O की तुलना में। तो H2O का क्वथनांक 100 है, तो इस कारण क्वथनांक का मान ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। ये भी आप दूसरा रीजन बता सकते थे एथेनॉल और जल में, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और क्वथनांक अगर कम है, ये कम है, तो आपका वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतना सा ध्यान रखना। इसके बाद में और आप दाब भी पढ़ना चाहो, इसके बाद में सिंपल दाब जो प्रेशर है आपका, बाह्य दाब जो भी आप लगा रहे हो उस कंडीशंस में, अगर आप लैब में खुले में ऐसे काम कर रहे हो तो वायुमंडलीय दाब ही लग रहा है। और कहीं आप जैसे ये कंटेनर ले लो, आप ये कंटेनर लिया, इसमें अपन पानी भर रखे हैं ये मान लो, और इस पे देखो ये दाब लग रहा है, ये बाहर से दाब लग रहा है, इस ये P है, और ये P क्या है आपका, वायुमंडलीय दाब के बराबर है, किसके बराबर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तब तो मैंने लिखा है देखो वायुमंडलीय दाब, और बाह्य दाब आप कुछ बाहर से दाब लगा रहे हो वो भी कंसिडर कर सकते हो। देखना इसको अपन गर्म कर रहे हैं, दाब का इफेक्ट क्या होगा वाष्प दाब पे। अगर बाह्य दाब या वायुमंडलीय दाब उसका मान ज़्यादा है तो आपका वाष्पन की क्रिया क्या होगी, कम होगी। बाह्य दाब ज़्यादा है तो वाष्प कम बनेगी। रीजन क्या है, सुनो, जैसे अपन इसको गर्म करते हैं, गर्म करने से गतिज ऊर्जा होगी और मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। अब बाहर तब निकलेंगे तब इसकी वाष्प बन रही है, और वाष्प का प्रेशर, जैसे ये मान लो वायुमंडलीय दाब है और नीचे से ये वाष्प बन के आ रही है, अब इसका दाब, इसकी पावर या प्रेशर वो क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब को वो ऊपर कर दे, जो वायुमंडलीय दाब था उसको उठा सके। तो यहाँ से ये गैसेज मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपको बाहर उठते हुए दिखेंगे। जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं तो जैसे लहर के रूप में आपको ऊपर वेपर दिखती है, भाप दिखती है, वो कब दिखना स्टार्ट होती है, जब उस द्रव की वाष्प बन रही है उसका दाब बाह्य दाब से क्या हो जाता है, ज़्यादा, मतलब तब वो उड़ती हुई आपको दिखाई देगी। और बाह्य दाब आपका ज़्यादा है तो वाष्प आपको उड़ती हुई दिखाई नहीं देगी। आप लैब में कोई ऐसी कंडीशंस बना दो कि बाहर से उस पर दाब लगाओ, वायुमंडलीय दाब से भी ज़्यादा दाब लगा दो आप, तो फिर उसका कहीं ना कहीं क्वथनांक भी क्या होगा, प्रभावित होगा, और क्वथनांक ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका जो दाब है उसकी बात करोगे तो प्रेशर, और यहाँ पे आपका वाष्प दाब, ये वाष्प दाब है आपका, और इन्वर्सली हो जाएगा दाब की। अगर दाब बढ़ेगा, बाह्य दाब आप ज़्यादा लगा रहे हो तो वाष्प दाब आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्वथनांक क्या होता है, बाह्य दाब अधिक होने से क्वथनांक क्या हो जाता है आपका, ज़्यादा, और क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वाष्प दाब क्या होगा आपका, कम।
इसी फिनोमेना पे आपने कहीं ना कहीं छोटी क्लासेस में देखा होगा कि जो हाइट, ऊंचाई वाले स्थान पे अगर आप खाना बनाते हो तो खाना पकाने में आपको प्रॉब्लम्स आती है। कारण क्या होता है कि हाइट पे अपन जाते रहते हैं तो बाह्य दाब या वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम। उसको भी आप समझ लो। जैसे यहाँ पे ये अपना क्या है, ये अपन चले गए कोई हाइट वाले स्थान पे है और वहाँ पे अपना ये पानी है, जैसे ये पानी है और पानी हो गया, अपन को इसमें आलू उबालने हैं। ये आलू मैंने डाल दिए, इसमें आलू उबालने हैं। ये नॉर्मल पहले कंडीशन से अपन बात करते हैं अपने यहाँ पे, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र पे अपन रहते हैं नॉर्मली। यहाँ पे जो इस पे जो ये दाब लग रहा है, ये दाब लग रहा है, ये P, ये क्या है आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर। इसको आप 1 ATM या फिर इसको 1 बार बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 1 बार। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1 ATM या फिर 1 बार, दोनों में से किसी को भी आप मान सकते हो। तो ये प्रेशर आपका क्या है, लगा हुआ है। तो इस पे 1 ATM, वायुमंडलीय दाब कितना है, 1 ATM। तो इस पे आपका पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर जाएगा ना तब ही वो वाष्प में परिवर्तित होगा, उससे पहले वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है। और मान के चलो कि ये आपका 80 डिग्री सेल्सियस पे आपका आलू क्या हो जाता है, बिल्कुल पक जाता है। तो नॉर्मली इस पानी तो बाहर निकलेगा नहीं, पर पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उतना ही पानी रहेगा उसमें और वो आपका क्या हो जाएगा, आलू आपके पक के उबल के तैयार हो जाएंगे। पर जब अपन कहाँ जाते हैं हाइट वाले स्थान पे, तो वहाँ पे ये 1 ATM दाब है ना, वायुमंडलीय दाब, ये कम हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे स्थान है ना, जो पर्वत वाले स्थान है, वहाँ पे वायुमंडलीय दाब 1 ATM से क्या होता है, कम होता है। अब दाब कम हो चुका है, ये बाहर से दाब है ना, कम हो चुका है। अब दाब कम हो चुका है तो आपका वाष्पन की क्रिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएगा, ये आप ये मान लो कि 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जाके क्या हो गया, ये उबलना। ये मान लो कि 1 ATM से जाके ये 0.5 हो गया, आधा हो गया। तो ये 60 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर आएगा पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, पूरा पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और आपके आलू जितने टेम्परेचर पे पकते हैं उतना टेम्परेचर जाएगा ही नहीं। तो ऐसे आपको भोजन बनाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। साइंटिस्टों ने इसका हल क्या निकाला, तो इसकी जगह क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं वो, प्रेशर कुकर का। यहाँ पे प्रेशर कुकर का मतलब ऊपर से इसको बंद कर दो, ऊंचाई वाले स्थानों पे खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं। और अपने यहाँ पे भी नॉर्मली जो आपकी LPG गैस है, मतलब उससे अपन उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं पानी को, तो जल्दी ही वो क्या हो जाए, पक के तैयार हो जाए, अपनी LPG वेस्ट ना हो, तो कुकर का प्रयोग करते हैं खाना बनाने में। उसका रीजन सी क्या होता है कि वो बाह्य दाब को बढ़ा देता है। बंद हो गया, अब बाह्य दाब बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं वाष्प दाब भी बन रहा है, उसका प्रेशर भी लग रहा है। तो इसमें ये देखा गया है कि प्रेशर कुकर से आप खाना बनाते हो तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट करीबन 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 120 डिग्री, सॉरी कितना हो जाता है, 120। अब वो पानी प्रेशर कुकर में 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे जाके वाष्प में परिवर्तित होता है। तो कहीं ना कहीं आपका खाना इजीली बन जाता है। तो ये चीज़ें आपकी किसकी थी, वाष्प दाब से संबंधित। इसके आपको 3 कारक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, द्रव की प्रकृति, दूसरा क्या था आपका तापमान, और तीसरा क्या था अवाष्पशील विलय पदार्थ की उपस्थिति, वो आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि वो आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। बाकी बेसिक मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।